प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर देने में सूचनादाता को स्वतंत्रता होती है और वह अपनी राय जिस प्रकार चाहे व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्न प्राय किसी समस्या पर जनमत जानने या उसके कारण और उसका समाधान ढूंढने के लिए बनाए जाते हैं। इसके उत्तर विविधतापूर्ण, अनिश्चित एवं लंबे होते हैं और सूचना दाता की मनोवृत्तियों को जानने के लिए भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अस्पष्टता का अंत करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अब ये तो है नहीं टिक कर दो यस नो पर, तो वो उसमें पूछता है ये आपके क्या सवाल, फिर वो बताने लगेगा आपने ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हम उसको एक जगह नोट कर लेंगे। आपकी राय में छात्र असंतोष से क्या कारण है? तो अब आपकी राय जान रहे हैं ना, आपकी राय में। निर्दिष्ट प्रश्न। इनमें प्रश्नों के संबंधित उत्तर पहले से ही लिखे रहते होते हैं और सूचनादाता और उन्हीं की कोई भी उत्तर चुनता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना सरल होता है तथा वर्गीकरण और सारणीकरण सुविधाजनक होते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में सजातीयता भी अधिक होती है। निर्दिष्ट प्रश्नों के उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, तो हमने 3 ऑप्शन दे दिए, विवाहित, अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा या विधवा। इनमें से कुछ होगा। उसने कहा ठीक, जो कहा टिक कर दिया। तो आप शिक्षित हैं या अशिक्षित, 2 ऑप्शन बोल रहे हैं हम, एक बोलेगा टिक, तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। दोहरे प्रश्न। जब किसी प्रश्न के 2 ही संभावित उत्तर हो सकते हों तो ऐसे प्रश्नों को द्वंद्वात्मक अथवा दोहरे उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों का एक उत्तर सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का वर्गीकरण सारणीकरण सरल एवं सुविधाजनक होता है। यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक, यानी कि हाँ या ना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उत्तरदाता ही समझ में ही नहीं आते हैं, जान ही नहीं पाता। प्रश्न पूछा हो उसका उत्तर क्या होगा ये उसे पता ही नहीं। क्या आप सुशिक्षित हैं, और उसे पता ही नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को अपन को थोड़ा सा उनके अनुसार मोड़ के पूछना चाहिए। हम इसे यूं ना पूछ के ये पूछ सकते हैं ना, आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है, इस तरीके से। अर्थात किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाने चाहिए, इसके लिए हम देखते हैं कि अनुसूची में सम्मिलित किए जाने प्रश्नों का चुनाव करते समय हमें निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। प्रश्न का आकार छोटा हो, प्रश्न थोड़े हों, सूक्ष्म हो, स्पष्ट हो, शब्दों में वर्णित तथा उत्तर देने में सहज व सरल होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तरदाता को ज्ञान हो। तीसरी बात, प्रश्न सारणीयन के योग्य हों। चौथा, प्रश्न अनुसंधान विषय से संबंधित होने चाहिए, आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी। नेक्स्ट, यदि प्रत्यक्ष प्रश्नों से सही उत्तर की आशा ना हो तो अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रश्न पूछ लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हों और संपूर्ण क्रम में हों। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्न एक ही राय साथ होने चाहिए, ना कि बिखरे हुए। अगला, पूरक प्रश्न भी दिए जाने चाहिए जिससे कि दोहरी जांच हो सके। यदि प्रश्न उसी विषय पर पहले कोई अनुसंधान हो चुका हो तो उसमें प्रयुक्त विशेष शब्दों अथवा इकाइयों का भी अर्थ वहीं रखना चाहिए जो पहले अनुसंधान में था और तुलनात्मक अध्ययन के रूप में सुविधा रहती है। जो प्रश्न व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है वे पक्षपात रहित हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगला है, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर देने में कम से कम लिखना पड़े, इसलिए प्रश्न उत्तर के साथ से सही का निशान और क्रॉस मार्क संख्या में अथवा हाँ या नहीं में लिखने योग्य होने चाहिए। प्रश्नों में संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
तथा इस प्रकार के शब्द जैसे अगले साल, पिछले साल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब विचारों तथा भावनाओं से संबंधित प्रश्न करने हों तो क्यों, कब, क्या, कैसे, कहाँ वाले प्रश्न अवश्य किए जाने चाहिए ताकि उन विचारों अथवा भावनाओं की पृष्ठभूमि का पता लग जाए। तो इसे हमें किस तरह के प्रश्न रखने चाहिए और किस तरह के प्रश्न हटा देने चाहिए। नंबर 1, प्रश्न इतने लंबे ना हो कि उत्तरदाता को समझने में कठिनाई हो। प्रश्न इतने जटिल ना हो कि सूचनादाता को समझने में कठिनाई हो। जब तक अनुसंधान विषय में उनका सीधा संबंध ना हो, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। इसका कारण यह है कि प्राय लोग अपने पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन, बीमारी तथा चरित्र आदि से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते। क्या ना, हम उनसे पूछते हैं, वो बताते नहीं हैं और फिर हमारा डेटा कम रह जाता है। संदेहजनक प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अगला, उत्तरदाता को असमंजस में डाल देने वाले प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए। प्रेरक और निर्देशित प्रश्नों से बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर अन्य साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सके। ऐसे प्रश्न जिनका संबंध अनुसंधान विषय से नहीं है, नहीं किए जाने चाहिए। समाज में स्वीकृत आदर्शों के विपरीत प्रश्न भी नहीं किए जाने चाहिए। जैसे यदि कोई बहुपतित्व से संबंधित प्रश्न किया जाता है तो शायद कोई उससे सहमति व्यक्त करेगा। अब आता है अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्ति। केवल मात्र अनुसूची का निर्माण करने से ही सूचना का संकलन नहीं हो जाता, वरन इसके लिए विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सूचनादाताओं या उत्तरदाताओं का चुनाव। अनुसूची का निर्धारण करने के बाद सर्वप्रथम उन लोगों का चुनाव करना होता है जिनके या जिनसे साक्षात्कार के द्वारा अनुसूची को भरा जाना है। तो उत्तरदाताओं का चुनाव जनगणना पद्धति अथवा निदर्शन पद्धति में से किसी एक के आधार पर किया जाता है। अनुसूची का पूर्व परीक्षण। जिस प्रकार से प्रश्नावली द्वारा सूचना संकलित करने में से पूर्व उसका परीक्षण किया जाता है, उसी तरीके से अनुसूची का भी पूर्व परीक्षण किया जाता है। इससे प्रश्नों के संबंध में विभिन्न कमियों का पता लगता है तथा इससे उत्तरों में क्रम का अभाव, नहीं मालूम वाले प्रश्न, उत्तर देने से मना करने वाले प्रश्न, अनिश्चित उत्तरों वाले प्रश्न आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन कमियों को दूर करने के पश्चात ही अनुसूची का प्रयोग लिया जाना चाहिए। दूसरा है कार्यकर्ताओं का चुनाव। उत्तरदाताओं के संपर्क स्थापित करने तथा अनुसूची के भरने के लिए प्रागणकों और कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है, क्योंकि उनकी योग्यता, कुशलता तथा परिश्रम पर ही अनुसूची भरना और अध्ययन की सफलता निर्भर है। कार्यकर्ता अनुभवी, निष्पक्ष, कुशल, चतुर, ईमानदार, धैर्यवान और स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने चाहिए। कार्यकर्ताओं को अध्ययन क्षेत्र में भेजने से पूर्व प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से प्रशिक्षण शिविर और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना। सूचना संकलन। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें सूचना संकलित करने के लिए क्षेत्र में भेजा जाता है। इसकी 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला, उत्तरदाता से संपर्क। अनुसूची को भरने के लिए क्षेत्र कार्यकर्ताओं को सर्वप्रथम उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। इसके लिए उसे अपनी व्यवहार कुशलता, नम्रता और प्रभावपूर्ण भाषा का उपयोग करना चाहिए ताकि उत्तरदाता सूचना देने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा,
साक्षात्कार। सूचनादाता ने संपर्क के बाद विषय से संबंधित सूचनाएं ज्ञात करने के लिए अध्ययनकर्ता सूचनादाता का साक्षात्कार लेता है तथा साक्षात्कार को बोझिल न बनाकर रोचक बनाना चाहिए। तीसरा है सूचना प्राप्ति। साक्षात्कार के दौरान अध्ययनकर्ता का प्रमुख उद्देश्य विषय से संबंधित विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचनाएं एकत्रित करना होना चाहिए। कई बार सूचनादाता द्वारा जानबूझकर गलत, अस्पष्ट और अशुद्ध सूचनाएं दे दी जाती हैं। इनसे बचने के लिए सूचनादाता के मन में विश्वास पैदा करना चाहिए। इन तरीकों से हम क्या करते हैं? सूचना यानी डेटा कलेक्शन करते हैं। फिर आता है अनुसूचियों की जांच। जब अनुसंधानकर्ता का कार्य बड़े पैमाने पर होता है तो अध्ययनकर्ता भरी हुई अनुसूचियों के अध्ययन संस्था एवं कार्यालय में भेज देता है। जहां उसकी जांच की जाती है वहां यह देखा जाता है कि कोई सूचना छूट तो नहीं गई अथवा गलत स्थान पर तो अंकित नहीं की गई। इस अस्पष्ट और अस्वच्छ लिखी हुई अनुसूचियों को पुनः अनुसंधानकर्ता के पास भेज दिया जाता है या भेज देना चाहिए। फिर है अनुसूचियों का संपादन। संपादन किया जाता है पहले अनुसूचियों का वर्गीकरण और फिर दूसरा संकेतन। वर्गीकरण क्षेत्र से अनुसूचियों के आ जाने के बाद उसे वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें शीर्षकों के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है तथा उन पर संबंधित चिटें लगा दी जाती हैं। साथ ही विभिन्न प्रविष्टि की जांच भी कर ली जाती है। वर्गीकरण के पश्चात विभिन्न प्रश्नों, प्रांगणों, क्षेत्रों एक विशेष संकेत संख्या दे दी जाती है तथा यह संकेत प्रायः संख्याओं के रूप में होता है, कोड नंबर। इन संकेतों के आधार पर ही अनुसूचियों को दूर से ही पहचाना जाता है। इसके बाद सूचनाओं का निर्वचन और निष्कर्ष निकाला जाता है और अध्ययन का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यानी कि हम डेटा कलेक्शन करने के लिए अनुसूची बनाते हैं और अनुसूची बनाकर उत्तरों को प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है। उसकी एक अपनी क्या है, अनुसूची के द्वारा जो सूचना प्राप्त करते हैं एक उसकी क्या है, प्रक्रिया है। तो हमें इन 5-6 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है, तब हमारे डेटा कलेक्शन जो हम करके लाए हैं उसका अनुसूची के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से मूल्यांकन या विश्लेषण किया जाता है।